नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल हिंदू विद्या पर। दोस्तों चलिए आज हम लोग बिहार स्पेशल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो आपको आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए, जैसे बिहार शिक्षक भर्ती हो गया या 17 बीपीएससी हो गया, सभी एग्ज़ामों के लिए जो बिहार से रिलेटेड है उसके लिए ये आपको वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को देखना ना भूलिए और लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। और अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो उसको वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ बिहार स्पेशल में हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसी से क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए पहला तो ये क्वेश्चन पूछता है कि बिहार से जो बिहार है उसका नेपाल से सीमा कितना जिला बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो नेपाल से अगर पूछ देगा कि जिलों की संख्या कितनी है, सीमा बनाता है, तो वो हो जाएगा 7 जिला। देखिए यहाँ पे कौन कौन सा जिला है दोस्तों, यहाँ पे प्रथम जिला पश्चिम चंपारण, ठीक है, पूर्वी चंपारण हो जाएगा, सीतामढ़ी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे शिवहर नहीं होता है दोस्तों, ये शिवहर नहीं है और यही ऑप्शन में दे देता है। 4 ऑप्शन दे देगा, चारों ऑप्शन में शिवहर डाल देगा। आपको लगेगा कि शिवहर तो वो नेपाल के तराई क्षेत्र में ही पड़ता है और आप गलत आंसर लगा के आ जाएंगे, वहाँ पे सीतामढ़ी होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बोलेगा तो मधुबनी हो जाएगा और नेक्स्ट हो जाएगा सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है, तो सबसे पूर्वी जिला बोलेगा कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका ये किशनगंज। ठीक है दोस्तों, किशनगंज जो है वो सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, नेपाल से सीमा कितना जिला बनाता है, तो वो हो जाएगा 7 जिला। ठीक है, अगर सबसे पश्चिमी जिला बोलेगा तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा पश्चिम चंपारण। ठीक है, और उत्तर प्रदेश से अगर बोल देगा कि सीमा कितना रेखा बनाता है, सीमा रेखा कितना जिला बनाता है, तो वो हो जाएगा 8 जिला। देखिए उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से 8 जिला बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर सबसे पश्चिमी जिला बोलेगा तो देखिए पश्चिमी जिला यहाँ पश्चिम चंपारण दे देता है, लेकिन वो पश्चिम चंपारण नहीं है, वो कैमूर हो जाएगा। सबसे अगर पश्चिमी जिला बोलेगा तो वो हो जाएगा कैमूर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपको। अगर बंगाल से पूछ देगा कि बंगाल से सीमा रेखा कौन कौन सा जिला बनाता है, तो 3 जिला बनाता है सीमा रेखा, लेकिन वो कौन सा है, वो प्रथम हो जाएगा दोस्तों कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। ये 3 जिला झारखंड से सीमा बनाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग बहुत कुछ आप लोगों को मिलने वाला है इस वीडियो में दोस्तों, आप लोग बने रहिए, क्योंकि देखिए मेरे साथ आप बने रहिएगा, आपका बिहार से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आप लोग क्या करते हैं दोस्तों कि 1-2 मिनट वीडियो देख करके और फिर आप दूसरा चीज़ देखने लगते हैं, तो इससे ऐसे एग्ज़ाम का आपका प्रिपरेशन नहीं होगा। इस वीडियो में मैं बहुत सारा चीज़ बताने वाला हूँ, तो वीडियो में कंटिन्यू आप बने रहिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, बिहार स्पेशल में ये देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि बिहार को जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से कितने जोनों में बांटा गया है। तो देखिए इसको 3 जोन में बांटा गया है। प्रथम जोन है ये प्रथम जोन है। ठीक है दोस्तों, ये सेकेंड जोन है और ये थर्ड जोन है। तो इसमें जानते हैं क्वेश्चन पूछा क्या था। क्वेश्चन पूछ दिया था कि जोन 2 में या जोन 3 में, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कि जोन 2 में कितने ज़िले हैं या जोन 3 में कितने ज़िले हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। या कौन सा जोन जो है वो सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, ये पूछ देता है। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन का हम लोग जवाब देखेंगे। ठीक है, जोन 1 के बारे में क्या है और जोन 2 है, जोन 3 है, इसके बारे में हम लोग सारा डिटेल यहाँ पे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए जोन 1 के बारे में यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जोन 1 में ये आप लोग देखे होंगे मैप में कि ये पश्चिम उत्तरी बिहार का ज़िला है, या इसको पश्चिम उत्तरी बोलिए या उत्तरी पश्चिमी जिला बिहार का भाग बोलिए। ठीक है, ये बिहार का जो है उत्तर और पश्चिमी भाग, ऐसे आप लोग बिहार के मैप में देखा होगा, तो उसमें उत्तर में और ये पश्चिम का भाग है। इसमें टोटल 13 ज़िले शामिल हैं दोस्तों। कितने ज़िले हैं, टोटल 13 ज़िले इसमें शामिल हैं। देखिए ये बिहार का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों कि ये बिहार का सबसे उपजाऊ जिला है। ये जो है ये बिहार का सबसे उपजाऊ है। इधर में मुख्य फसल क्या होता है दोस्तों, तो चावल और गन्ना होता है। देखिए पश्चिम चंपारण में आप ऐसे भी जानते हैं कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है कि गन्ना का खेती, देखिए चावल और गेहूं का जल्दी नहीं पूछता है। अगर चावल और गेहूं पूछेगा तो आपको रोहतास हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कि रोहतास में सबसे ज़्यादा चावल और गेहूँ होता है। लेकिन अगर पूछ देगा कि गन्ना, तो चावल गेहूं को न पूछ करके गन्ना पूछ देता है। तो गन्ना अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा पश्चिम चंपारण। ठीक है, ये हो जाएगा कौन सा, पश्चिम चंपारण। ये आप लोग ध्यान रखिएगा,
पश्चिम चंपारण में गन्ना की फसल जो है वो काफ़ी होता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, इसमें टोटल 13 जिला आता है, इतना आपको ध्यान हो गया। अगर जोन 2 के बारे में पूछेगा तो जोन 2 में आप लोग लगा लीजिएगा, ये उत्तरी बिहार का जो पूर्वी जिला है, पूर्वी भाग है या पूर्वी भाग में जितने जिला वो सब शामिल है। लेकिन इसमें कितना जिला टोटल शामिल है दोस्तों, तो इसमें टोटल 8 जिला शामिल है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र जो अगर पूछ देगा तो यही है, कौन सा, जोन 2, क्योंकि आप लोग जानते हैं वो बिहार में, बिहार का जो ऐसा मैप है, देखिए ये हम लोग मैप पे चलते हैं, मैप पे आइए तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो पश्चिम के तरफ से हम लोगों का जो केरला के तट पे जो मानसून आता है दोस्तों फर्स्ट वीक ऑफ जून में, तो वो इधर से आते हैं। ठीक है, वो मानसून इधर से आएगी। हाँ, जैसे ही ये मानसून इधर से आती है दोस्तों, और इधर से बंगाल की खाड़ी वाले मानसून आता है। ठीक है, और ये दोनों मानसून जो है इस क्षेत्र में टकरा जाता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में टकराता है तो वो क्या होता है कि इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश होता है। और वैसे भी क्वेश्चन पूछता है, आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किशनगंज जो है, यहाँ जो किशनगंज है, ये किशनगंज में क्या होता है, सबसे ज़्यादा बारिश होता है बिहार का। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हम लोग मैप पे समझ लिए, लेकिन यहाँ जोन वाइज समझ लेते हैं। तो जोन में आप लोगों ने देखा कि इसमें टोटल कितने जिले हैं जोन 2 में, तो जोन 2 में टोटल 8 जिला है। ठीक है, और ये वर्षा का काफ़ी सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है, तो ये भी पूछेगा तो बता दिए। अगर देखिए ये पूछेगा कि इधर का मुख्य फसल क्या है, तो आप लोग जानते हैं जूट के बारे में आप लोग सुने हैं दोस्तों, जिससे बोरा बनता है या धागा बनता है या ये कपड़ा बनता है जूट से ही। जूट मिल इधर पश्चिम बंगाल में बहुत सारा है। ठीक है, तो वहाँ पे इसके लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एनी टाइम बारिश होते रहेगा, जूट का फसल बहुत अच्छा होगा। तो जूट का फसल इधर के लिए फेमस है। ठीक है, अगर पूछ देगा कि जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस जिला में होता है, तो हो जाएगा पूर्णिया। पूर्णिया आप लोग को मालूम है मैप में किधर है, वो पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बिहार से रिलेटेड में पूछ देता है, जानते हैं क्या है वो? पूछ देता है क्वेश्चन कि वह कौन सा फसल है जो और उद्योग, फसल और उद्योग ये दोनों कौन सा है जो बंगाल का जब विभाजन हुआ था, यानी बंगाल उधर चला गया और जो है ये जो कलकत्ता का जो क्षेत्र है, इधर जब बंटवारा हुआ था हम लोग का देश का, जो पश्चिमी उस टाइम में पश्चिमी पाकिस्तान बोला जाता है बंगाल को, तो जब बंटवारा 1947 में, तो कौन सा जो उद्योग और फसल है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। तो इसमें जो है जूट का जो उद्योग है दोस्तों, वो फसल नष्ट हो गया था, इसलिए कि बंगाल के क्षेत्र में बहुत सारा जूट का उत्पादन होता था और जो जितना फैक्ट्री थी वो कलकत्ता में आ गया था, तो कच्चा माल जो है वो बंगाल से मिलता था। ठीक है दोस्तों, तो बंगाल से मिलने के टाइम में वो मिल नहीं पाया क्योंकि बंटवारा हो गया। तो इसी तरह से ये जो है ये उद्योग जो है पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। ठीक है, चलिए इतना जान लीजिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है भी ध्यान, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए जोन 3 पूछता है, तो जोन 3 के बारे में अगर आप लोगों को जानना है, हाँ, तो ये दक्षिण बिहार का जिला है और ये सबसे बड़ा जोन है। ठीक है, अगर पूछेगा कि सबसे बड़ा जोन, तो ये दक्षिण बिहार का जोन 3 है। इसमें टोटल 17 जिला है दोस्तों। कितना जिला है? टोटल 17 जिला है। इसका 75% जो भाग है वो सिंचित भाग है। ठीक है, नहरों से सिंचाई इधर होता है दोस्तों। ठीक है, और इधर ये जलोढ़ मैदान वाला भाग है, जलोढ़ मिट्टी का भाग है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी आप लोग जानते हैं, करेल केवाल इसको बोला जाता है जलोढ़ मिट्टी को, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए, करेल केवाल का इधर क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग ये सारा चीज़ देख लेते हैं। अच्छा, जो है ये बिहार जो है, ये बिहार का जो मैप आप देख रहे हैं दोस्तों, तो इसमें बिहार को 2 भागों में डिवाइड कौन करती है? गंगा नदी। ठीक है, ये गंगा नदी 2 पार्टों में बिहार को डिवाइड करती है। तो उत्तर वाला भाग क्या होता है दोस्तों? उत्तरी बिहार, और दक्षिण वाला भाग दक्षिणी बिहार। ठीक है दोस्तों, तो अगर पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है कि उत्तरी बिहार किसके लिए फेमस है, तो अगर ये क्वेश्चन पूछ देगा कि दक्षिणी जो बिहार है वो किसके लिए फेमस है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये उधर में बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि देखिए इधर में नदियों का एक बहुत बड़ा जाल है। यहाँ पे आती है, आपको कोसी नदी मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, कोसी नदी का क्षेत्र है वो जो बाढ़ के लिए फेमस है। ठीक है, यहाँ महानंदा नदी है। अगर पूछता है कि बिहार के सबसे उत्तरी बिहार का सबसे
पूर्वी नदी कौन सी है, तो महानंदा नदी हो जाती है, सबसे पूरब में है। ठीक है, इधर बूढ़ी गंडक नदी है जिसको नारायणी वगैरह नदी बोला जाता है, ये सब बाढ़ के लिए बहुत ही फेमस है। तो उत्तरी बिहार जो है वो बाढ़ के लिए फेमस है, लेकिन दक्षिणी बिहार किस के लिए फेमस है, तो सुखाड़ के लिए, सूखा के लिए फेमस है। और इधर सूखा के चलते ही जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जिसको हम लोग बांगर बोलते हैं, वो बांगर इधर करल केवाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा एरिया में फैला हुआ है। चलिए, ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो अगर पूछेगा कि देखिए गंगा जी का जो क्षेत्र है, तो आप लोग जानते हैं कि इधर में नज़दीक में, पिछले वीडियो में आप लोग को मैंने बताया था कि इसका टाल मिट्टी पाया जाता है, टाल मिट्टी या टाल मिट्टी। तो ये गंगा के किनारे किनारे ऐसे इस तरह से पाया जाता है पूरे इलाके में। हाँ, तो इसी में से 13 जिला जो है, गंगा के किनारे वाला जो जिला है, 13 जिला, जो कुछ जिला उत्तरी बिहार का भी है और कुछ जिला दक्षिणी बिहार का भी है। तो इस जिलों में जो टोटल 13 जिला मिला करके गंगा नदी के किनारे इसमें जैविक कॉरिडोर बनाया गया है। और मुख्यमंत्री के अलावा इसमें कुछ एग्जाम से क्वेश्चन भी बनता है कि मुख्यमंत्री के द्वारा जैविक कॉरिडोर की घोषणा कितने जिलों में किया गया है, तो वो 13 जिला हो जाएगा। एक करेंट का क्वेश्चन है आप लोग को, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें टोटल 13 जिला शामिल है। हाँ, तो अगर पूछेगा बिहार का मुख्य फसल कौन कौन सा है, तो धान है और गेहूँ है और गन्ना है। तीसरे नंबर पे गन्ना है, पहले नंबर पे धान है, दूसरे नंबर पे पूछेगा तो गेहूं है। तो देखिए धान और गेहूं का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है किस में होता है, अभी आप लोगों को मैंने बताया रोहतास में होता है। लेकिन अगर यहीं पे पूछ देता है कि गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होगा, तो पश्चिम चंपारण में। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। बिहार का अगर टोटल को क्षेत्रफल पूछ देगा तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का टोटल क्षेत्रफल है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। बिहार का प्रमुख व्यापारिक फसल पूछेगा, देखिए अगर प्रमुख व्यापारिक फसल पूछ दिया तो वो हो जाएगा गन्ना। ये ध्यान रखिए, मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये तीसरे नंबर का फसल है और गन्ना ये व्यापारिक फसल भी है, प्रथम स्थान पे। गन्ना का उत्पादन कहाँ पे होता है, मैंने बताया आपको पश्चिम चंपारण में होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बिहार में औसतन अगर वर्षा पूछ देगा कि औसतन वर्षा किधर होता है, कितना होता है, तो हो जाएगा 112 सेंटीमीटर। लेकिन अगर ज़्यादा पूछेंगे कि ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है, तो किशनगंज, और सबसे कम वर्षा कहाँ पे होता है, तो वो औरंगाबाद में। ठीक है दोस्तों, ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को मिल गया। चलिए, अच्छा चलिए, ये आप क्वेश्चन हम लोग मध्यकालीन भारत से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को मध्यकालीन भारत नहीं, या बहुत सारे लड़कों का डिमांड था दोस्तों कि मध्यकालीन भारत के बारे में सर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए चलिए, यहाँ पे हम लोग इतने अच्छे से जानेंगे कि आप कभी भी भूलिएगा नहीं। यहाँ पे हम लोग खिलजी वंश का प्रथम शासक पूछ रहा है कि खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था, ये बताना है आपको। तो इससे पहले इसका आंसर तो आप लोग जान लीजिए, खिलजी वंश किसके द्वारा स्थापना किया गया था, इसका संस्थापक कौन था दोस्तों, तो ये जलालुद्दीन खिलजी था। इसका सही आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। लेकिन इसके बारे में इतना डिटेल हम लोग जानेंगे, ऐसा डिटेल जानेंगे कि ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। तो आप लोग दोस्तों वीडियो में बना रहिए, ऐसा कोई आप लोगों को बताने वाला, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इतना समझाने वाला, इतना मेहनत करने वाला आप लोगों को यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग खिलजी वंश के बारे में, और ये खिलजी वंश किसके संबंधित है दोस्तों, ये दिल्ली सल्तनत से, दिल्ली संतलत से संबंधित था। ठीक है, संतलत। तो ये आज हम लोग इससे सारा जो भी क्वेश्चन बनता है, वो सारा क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ये दिल्ली सल्तनत का भाग है ये खिलजी वंश। ठीक है, तो ये खिलजी वंश के बारे में अगर पूछेगा तो इसमें दो ही चेहरा महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये प्रथम इसका जो संस्थापक था यही था दोस्तों। कौन था ये, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। इसने क्या किया था दोस्तों कि इसने 1290 में इसकी स्थापना की और 96 में 4 वर्ष तक, मात्र 4 वर्ष तक शासन किया था। हाँ, लेकिन इसके बारे में क्वेश्चन पूछता क्या है, वो क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं दोस्तों। पढ़ना तो बहुत चीज़ है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन एग्जाम में बनता क्या है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से पूछता है कि ये दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध, मतलब सबसे बूढ़ा शासक था दोस्तों। ठीक है, ये सबसे बूढ़ा शासक था और इसकी एक लड़की थी। हाँ, उस लड़की का शादी इसका जो एक भतीजा था उसने उससे कर लिया। देखिए ये लोग कैसे आदमी थे दोस्तों कि अपने जो चाचा की लड़की थी उसी से इसने शादी कर लिया, और उसका नाम था, जो शादी किया था उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। हाँ,
ये इसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। अगर दिल्ली सल्तनत का सबसे बदमाश बोलिए, देखिए मैं ये पढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ, ये वर्ड जो है वो सूटेबल नहीं है दोस्तों, हाँ मतलब परीक्षा की दृष्टि से, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए इतना बोल रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ इसको माइंड नहीं कीजिएगा। आप इतना बताएंगे तो आप समझिएगा। अगर दिल्ली सल्तनत में सबसे कोई बदमाश था तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। ये बहुत ही छेछड़ा था दोस्तों। इसने क्या किया कि इसका चाचा था, वो जो संस्थापक था खिलजी वंश का, पहला तो इसने अपने चाचा का वध कर दिया, हत्या कर दिया, साजिश करके इसका हत्या कर दिया 4 साल में ही, और अपने गद्दी पर बैठ गया। जैसे ही गद्दी पर बैठा, हाँ इसकी जो एक लड़की थी उसके लड़की से वो शादी कर लिया। हाँ तो ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन ऐसा शासक था जिसने अपने चाचे की लड़की से या अपने ससुर की हत्या कर दी या अपने चाचे की लड़की से ही शादी कर ली, तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग तो ये ध्यान में आ गया कि जलालुद्दीन खिलजी से क्या क्वेश्चन पूछता है, तो सबसे ज़्यादा बूढ़ा यही था दिल्ली सल्तनत में। हाँ, और इसकी बेटी से किसने ब्याह किया था, तो इसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, उसने शादी कर लिया। हाँ, और दिल्ली सल्तनत का सबसे वयोवृद्ध ये जो था ये था शासक था। ठीक है, लेकिन अगर इससे पूछेगा तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी से। हाँ, तो ये तो आप लोग जान गए। इसने एक नीति लागू किया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली। हाँ, ये मैं आप लोगों को सारा डिटेल बताऊंगा, थोड़ा सा आप लोग इंतजार कीजिए। अलाउद्दीन ऐसा बताऊंगा कहानी की तरह कि आप लोग कभी भी भूलिएगा नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक व्यवस्था लागू किया था दोस्तों। ये भी आप लोग ये टर्म में बताऊंगा मैं कि सैनिक व्यवस्था क्या था। ठीक है, सैनिकों का नगद वेतन देना स्टार्ट किया था इसने। ठीक है, और इसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की। इसने खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति नहीं ली। देखिए 2-3 टर्म आता है, हाँ, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने वाला हूँ। चलिए हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पूरा डिटेल जान लेते हैं। देखिए ये है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, अगर पहला तो क्वेश्चन ये बन जाता है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत जो है वो कब शुरू हुआ था, तो ये देखिए 1206 में शुरू हुआ। इतना आप लोगों का ध्यान है। आइए ख़त्म कब होता है दोस्तों, 1526 में। 1206 में कैसे स्टार्ट होता है दोस्तों, तो ये जब मोहम्मद गौरी यहाँ पर आक्रमण किया था दोस्तों। हाँ, मोहम्मद गौरी और किसका युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज चौहान का। तो पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध को क्या बोलते हैं, आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी तो आप लोग बताएंगे। ये तराइन का प्रथम युद्ध है दोस्तों। तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था 1991 में। कब हुआ था दोस्तों, 1991 में जब तराइन का ये प्रथम युद्ध हुआ। तो उसके बाद फिर दूसरे साल 1192 में फिर एक युद्ध हुआ। हाँ, इसको तराइन का सेकेंड युद्ध बोला जाता है। ये एक है तराइन का सेकेंड युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है कौन, मोहम्मद गौरी। तो जब मोहम्मद गौरी हरा देता है तो वहाँ पे इसने अपना साम्राज्य स्थापित कर देता है। कहाँ पर ये लड़ाई हुआ था दोस्तों, तो ये लड़ाई हो रहा था लाहौर के क्षेत्र में। ठीक है, तो लाहौर के क्षेत्र में लड़ाई हो रहा था, लेकिन मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि ये लड़ाई तो जीत गया, लेकिन वो शासक यहाँ का बना नहीं। उसने अपने जो गुलाम थे उसके, मतलब उसके अंदर में जो आदमी थे, जो जिसको उसने खरीदा था किसी न किसी युद्ध में, उसको यहाँ पे शासक बना देता है और अपने फिर वो लौट जाता है दोस्तों। तो इसीलिए इस वंश को हम लोग गुलाम वंश बोलते हैं, क्योंकि वो लोग गुलामों को रख के यहाँ पे चला गया था। तो उस गुलाम वंश को हम लोग मामलुक वंश भी और गुलाम वंश भी बोलते हैं। ठीक है, इसका अन्य नाम भी पूछ देता है कि गुलाम वंश का अन्य नाम क्या था, तो मामलुक वंश। मामलुक वंश, ये ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया। लेकिन इसका गुलाम कौन था जिसने दिल्ली पे शासन किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक। वह उसी को यहाँ पे बैठा के ये चला जाता है। तो अच्छा देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक से सवाल क्या क्या पूछता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में सवाल जीता तो ये दिल्ली सल्तनत कैसे कहा गया। ठीक है, ये लाहौर जो है, लाहौर में युद्ध जीता था और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में ही बना दिया था। क्या उसने अपने राजधानी को लाहौर में बना दिया और वहीं से शासन कर रहा था। ये दिल्ली तक पहुंचा भी नहीं था दोस्तों। ठीक है, हालांकि दिल्ली को जीता इसने, हाँ, लेकिन दिल्ली तक ये पहुंचा नहीं था। हाँ, तो इसने लाहौर को ही राजधानी बना दिया और इसका नाम दे दिया गया दिल्ली सल्तनत। तो मैं आगे बताऊंगी इसकी कहानी। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत में इसकी राजधानी अगर पूछेगा, बार बार यही पूछ देता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, तो वो हो जाएगा क्या, लाहौर।
हाँ, लेकिन अगर पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो यही गुलाम वंश का ही एक राजा था। कौन? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश उसको वास्तविक संस्थापक माना जाता, और वही जो है वो लाहौर से अपनी राजधानी को दिल्ली लाया था और दिल्ली में वो बैठ गया था। तो उसके भी चाल को हम लोग समझेंगे, ठीक है। और क्या है, इस दिल्ली सल्तनत में और कौन सा वंश शासन किया था? तो दूसरा वंश है खिलजी वंश। अभी आप लोगों को बताया खिलजी वंश में दो ही जन के बारे में पढ़ना है। पहला है फिरोज जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, ये दो जन के बारे में ही पढ़ना है। लेकिन यहाँ गुलाम वंश और खिलजी वंश, उसके बाद आया कौन सा है दोस्तों? उसके बाद तुगलक वंश आया, उसके बाद सैयद वंश आया, हाँ, और उसके बाद लोदी वंश। लोदी वंश के बारे में आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है कि लोदी वंश ये अंतिम वंश था दिल्ली सल्तनत का। इसके बाद इसको इब्राहिम लोदी को जब बाबर आता है 1526 में दोस्तों, 1526 में बाबर के साथ इसका युद्ध होता है, और इसी युद्ध में ये लोदी हार जाता है, और लोदी हारने के बाद में यहाँ पे बाबर का इब्राहिम लोदी जो है वो युद्ध हार जाता है बाबर के द्वारा। और फिर किस वंश की स्थापना होती है? तो यहाँ पे मुगल वंश आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से पढ़िएगा। तो वही एक क्वेश्चन एक बार बिहार बीपीएससी में पूछा था कि मुगल वंश का दिल्ली सल्तनत का अंत जो होता है एक किस युद्ध से होता है? तो कौन सा युद्ध हो जाएगा? जो बाबर और इब्राहिम लोदी ने युद्ध लड़ा था, पानीपत का प्रथम युद्ध इसको बोला जाता है। 1526 में लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोगों को ध्यान हो गया। चलिए, इतना सारा हो गया, लेकिन इसके बारे में सारा डिटेल अभी जानते हैं। अभी आप लोग कहीं जाइए नहीं, चलिए हम लोग इसके बारे में और सारा चीज़ देखते हैं। चलिए, ये दिल्ली सल्तनत तो 1206 में स्टार्ट हो गया, ये आप लोगों को ध्यान हो गया दोस्तों। लेकिन यहाँ पर गुलाम वंश शासन कर रहा है। कौन सा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। गुलाम वंश किसके द्वारा स्थापना किया गया? गौरी के द्वारा, हाँ, मोहम्मद गौरी। लेकिन उसका जो दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने यहाँ पे शासन प्रारंभ किया, हाँ। और इसने अपनी राजधानी कहाँ? ये गौरी का पूछता है कि ये किसका गुलाम था? तो ये गौरी का गुलाम था दोस्तों, ठीक है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये गौरी का गुलाम था, ठीक है। और ये क्वेश्चन और पूछ देता कि ये लोग कहाँ से थे दोस्तों, कहाँ से आए हुए थे? तो थोड़ा सा मैप पर आप लोगों को मैं ध्यान बताना चाहता हूँ। मैप देखिए, ये मैप पर आप लोग ये देखिए, एक तुर्की देश है दोस्तों। ये मैप पे आप लोग देख रहे हो तुर्की का नज़ारा। ये तुर्की, यहाँ से ये जो देश है ये तुर्की है दोस्तों, यहीं से ये लोग थे। और देखिए, भारत में दो जगह से लोग आए। कहाँ से? एक तुर्की से, हाँ, और दूसरा ये सऊदी अरब से, ये अरब इलाका से। आप लोग पढ़ते होंगे अरबों का आक्रमण। तो सबसे पहले आक्रमण भारत पर किसने किया था? तो अरब वासियों ने किया था। तो अरब के कौन से थे? जो मीर कासिम का आप लोग नाम सुनते होंगे दोस्तों, ये 712 ईस्वी में जिसने भारत पे आक्रमण किया था, मीर कासिम, हाँ, तो वो अरबी था दोस्तों। लेकिन ये लोग कहाँ के थे? दिल्ली सल्तनत जो लाया था मोहम्मद गौरी वगैरह, तो ये तुर्की के लोग थे। तो दो ही यहाँ पे देखने को मिलता है। और तीसरा है इधर चाइना से, जो है चाइना से कुछ आक्रमणकारी आते हैं, जैसे मंगोल हो गए, हाँ, ये बाबर उबर का जो आ गए, तो ये इधर से अफगानिस्तान और इधर से आए थे। तो सबसे जानिए कि दो फेमस है। पहला कि क्या है, ये अरबी लोग, और दूसरा ये तुर्की से जो आए थे। तो ये तुर्की के शासक लोग थे, ठीक है दोस्तों। तो इतना सारा आप लोग को मालूम चल गया। तो देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आप समझिएगा तभी तो बना पाइएगा। अब चलिए हम लोग इनके बारे में देखते हैं। तो ये हो जाएगा, ये कहाँ के लोग थे? ये तुर्की साम्राज्य के लोग थे। तो ये हो जाएगा तुर्की साम्राज्य के लोग, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, इसका राज्याभिषेक जो कहाँ हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक का? वो लाहौर में हुआ था, और लाहौर को इसने राजधानी बना था। ये अभी तक दिल्ली नहीं आया है दोस्तों, ठीक है। इसी ने भेजा था। देखिए, अब हम लोग बिहार स्पेशल में पढ़ते हैं दोस्तों, बख्तियार खिलजी। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बख्तियार खिलजी को भेजा था बिहार में, जिसने कि यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय को पूरा ध्वस्त कर दिया था, हाँ। बहुत सारा अत्याचार इसने किया था बख्तियार खिलजी। तो बिहार के लिए बख्तियार खिलजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, इसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे पूछता है क्वेश्चन कि बख्तियार खिलजी को किसने भेजा था? तो यही दिल्ली सल्तनत का कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, गुलाम वंश का, इसी ने भेजा था। कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग लाख बख्श बोलते हैं, लाख बख्श, क्योंकि ये लाखों का दान देने वाला था। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को मैंने बताया नहीं, वो चीज़ आप जान लीजिए, क्योंकि वो उससे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन उससे क्वेश्चन बनता है दोस्तों।
दूसरे क्वेश्चन में उसको रिलेट करके पूछा जाता है। वो चीज़ क्या है, देखिए ये जब मुसलमान लोग थे, ये जब कहीं पे ये युद्ध जीत जाते थे, वहाँ शासन करना स्टार्ट कर देते थे, तो इनको खलीफा इनको जो थे उनसे इनको परमिशन लेना पड़ता था। मतलब सारे देश का जो खलीफा तुर्की में ही बैठते थे दोस्तों, तो वो खलीफा से इनको परमिशन लेना पड़ता था। जब तक ये परमिशन नहीं लेते थे, इनका राज्य जो है वो वैध नहीं माना जाता था। हाँ, तो कोई शासक ऐसा थे जिसने खलीफा से अपना परमिशन नहीं लिया, तो उसके बारे में पूछ देता है कि किसने खलीफा से परमिशन लिया, किसने नहीं लिया। तो ये चीज़ ध्यान रखिए आप लोग। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, हाँ, ये इसको कहा जाता है कि ये निम्न जाति से था दोस्तों, ठीक है। तो निम्न जाति से था, मतलब तो इसने क्या किया कि वो खलीफा से न कोई मतलब अपने नाम का इसने खुतबा नहीं पढ़ा। मतलब खुतबा पढ़ने का मतलब है कि उस समय जो राजा थे लोग, तो वो प्रजा से खुतबा पढ़वाते थे या अपना बड़ाई करवाते थे, ठीक है। वो चीज़ इसने वहाँ पे किया नहीं था। हाँ, तो इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारा चीज़ आप लोग जान गए, और ये भी जानना होगा किसने खलीफा से परमिशन लिया था, किसने नहीं। वो चीज़ मैं आपको बातों बातों में बता दूंगा, और उसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आप लोगों का। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था दोस्तों, तो इसने क्या किया कि आप लोगों को मैं बताया है कि इसने राजधानी को लाहौर में ही बना लिया था। ये दिल्ली पहुंच नहीं पाया था दोस्तों, ठीक है। तो जब लाहौर में इसने बनाया, तो दिल्ली इसको आने कौन नहीं दिया, आप लोग जानते हैं। यहाँ पे सरदार लोगों का एक जमावड़ा था दिल्ली में। हाँ, तो उसने इसको आने नहीं दिया दिल्ली में, ठीक है। तो इसको राज्याभिषेक कहाँ पे करवाना पड़ गया, वो लाहौर में ही, और लाहौर से ही पूरे सल्तनत का ये शासन करता था। लेकिन हुआ क्या कि एक इसका गुलाम था इल्तुतमिश। हाँ, जब इसका शासन समाप्त होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो उसका एक गुलाम था इल्तुतमिश, तो उसको वो शासक बन गया। तो कहा जाता है दोस्तों कि जो इल्तुतमिश है, हाँ, इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्वेश्चन ये बीपीएससी में पूछा हुआ है कि गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है, तो वो इल्तुतमिश था। क्योंकि देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था, वो शासन किया। हाँ, उसका गुलाम था कौन, इल्तुतमिश, उसने शासन किया। तो ये इस गद्दी पर जानते हैं कैसे बैठा था दोस्तों। ये जब इसका ये जो दिल्ली के तरफ में था इल्तुतमिश, तो दिल्ली में क्या करता था ये कि इधर में ये दिल्ली के तरफ में ये पहले से वहाँ पे मौजूद था इल्तुतमिश। तो इसने क्या किया कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो गया, वो चौगान खेलते समय, चौगान को पोलो कहा जाता है दोस्तों, उसको घोड़ा से गिर करके उसका मृत्यु हो गया। तो इसने क्या किया कि दिल्ली में जो सरदारों का जो जत्था था दोस्तों, उसके साथ ये संबंध बना लिया, उससे अपना अच्छा व्यवहार कर लिया, और इन्हीं के सहयोग से क्या किया कि ये दिल्ली में शासन करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि जो भी शासक था वो दिल्ली आने नहीं देता था सरदार लोगों ने। हाँ, तो इसने क्या किया कि उन लोगों से अपना व्यवहार बनाया और दिल्ली ये पहुंच गया, और यहीं से शासन स्टार्ट किया। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो ये इल्तुतमिश था, क्योंकि ये दिल्ली में जाकर के बैठ गया। हाँ, और सरदार लोगों को मिला लिया, और इसने क्या किया था कि 40 सरदारों का एक ग्रुप बना लिया दोस्तों। उसको क्या कहा जाता है, तुर्केन ए चिहलगानी मतलब 40। ये 40 सरदारों का एक गुट बनाया। हाँ, और ये ऐसे साधारण गुट नहीं था दोस्तों। दिल्ली सल्तनत में जो भी काम होता था इल्तुतमिश के समय, उस पे इनका दबदबा था। ये 40 सरदार जो भी बोलते थे वही होता था। इन सरदारों से यही तो ये कॉम्प्रोमाइज़ किया था, और इन्हीं के सहयोग से ये वहाँ का शासक भी बना था इल्तुतमिश। तो जो भी सरदार लोग बोलते थे वो इसको मानना पड़ता था। तो इनका दबदबा था सरदार लोगों का। हाँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसीलिए कहा जाता है कि वास्तविक संस्थापक ये था, और इनके सहयोग से ये चला रहा था यहाँ पे शासन। किसके सहयोग से, ये 40 सरदारों के सहयोग से। इसको तुर्के चिहलगानी कहा जाता है। देखिए, मैंने यहाँ पे ये नोट कर दिया हूँ, ठीक है। और इससे क्वेश्चन बनता है तुर्के चिहलगानी। इसमें 40 सरदारों का 40 सरदारों के वस्तु नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। ये 40 सरदारों का एक जत्था था।
इसी के सहयोग से ये शासन चलाता था। इसने एकता व्यवस्था लागू किया। ये एकता व्यवस्था जानते हैं क्या है? एकता व्यवस्था ये है दोस्तों कि इसने जो सैनिकों का जो वेतन देता था या जो सरदारों का या किसी का इसके अंदर जो काम करते थे दोस्तों, उसका जो वेतन देता था उसको वो नगद नहीं देता था, वो भूमि दिया जाता था, जमीन दिया जाता था, जमीन का एक टुकड़ा दिया जाता था, उसी को एकता व्यवस्था, एकता मतलब होता है भूमि। तो पूछता है कि एकता व्यवस्था किसने लागू किया था दोस्तों, तो ये इल्तुतमिश हो जाएगा। एकता व्यवस्था किसने लागू किया, तो ये इल्तुतमिश, क्योंकि इसने भूमि कर के रूप में भूमि देना स्टार्ट कर दिया था दोस्तों, ठीक है। इसी को एकता व्यवस्था कहा जाता है। तो ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, और तुर्क चिहलगानी के बारे में पूछता है तो इल्तुतमिश ने उसकी स्थापना किया था, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। हाँ, इस एकता व्यवस्था को बाद में चल के बलवन जो था उसको समाप्त करता है, तो मैं बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। अच्छा, इस वंश से एक और पूछता है, गुलाम वंश से एक और पूछता है रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान पहला तो पूछ देता है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। हाँ, इल्तुतमिश जब मरा दोस्तों तो उसका जो लड़की थी रजिया सुल्तान, वो दिल्ली की शासिका बन गई। उस टाइम में देखिए मुस्लिम जो महिला थी तो उनको ये जो पर्दा में रहती थी, और पहली बार बढ़ चढ़ के इस रजिया सुल्तान ने इसमें भाग लिया और वो राजा बन गई। हाँ, राजा बनी तो वो पूरा तरह से अपना जो बुर्खा है वो हटा करके और शासन करने लगी। तो ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, इस्लाम धर्म के ये खिलाफ था दोस्तों, लेकिन फिर भी इसने शासन किया, तो ये बहुत ही फेमस हो गई थी उस समय। तो जब फेमस हो गई तो इसका पहला क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली की एकमात्र महिला शासिका कौन थी, तो ये हो जाएगा रजिया सुल्तान, ठीक है। और प्रथम पूछेगा या कुछ भी पूछेगा तो उसमें रजिया सुल्तान का नाम आप लोगों को दे देना है। और एक किसकी बेटी थी दोस्तों, तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। इससे इतना ही क्वेश्चन पूछता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा, अब गुलाम वंश में एक और शासक है बलवन। बलवन के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही निर्दयी शासक था दोस्तों। ये निरंकुश टाइप से शासन किया। ये बलवन ने क्या किया था, हाँ, कि बलवन ने पहला तो ये काम किया कि जो इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का जो दबदबा था इसके शासनकाल में, जो दोस्तों 40 सरदारों का एक गुट बना था जिसे तुर्क चिहलगानी कहा जाता है। पहला तो आया तो ये सरदार लोगों का जट्ठा को ख़त्म किया इसने। हाँ, बोला कि ये इसको ख़त्म करो, इसको हटाओ, हाँ, और सारे लोगों का मनमाना यहाँ पे समाप्त करो। तो इसने बहुत ही, इसीलिए इसको कहा जाता है कि इसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। लौह और रक्त की मतलब लोहा और खून। हाँ, इसका मतलब होता है दोस्तों कि इसने जो शासन किया वो बहुत ही निर्दयी पूर्वक किया और बहुत ही कड़ा रुख किया। हाँ, मतलब खून भी बहेगा तो चलेगा, ऐसा इसने शासन किया था। पहले तो आया तो सरदारों का मनोबल जो था तोड़ दिया, सबको समाप्त कर दिया, बोला कि हटाओ इन लोगों को, भगाओ इधर से, पूरा इसको भगा दिया। हाँ, ये क्वेश्चन पूछता है कि तुर्क चिहलगानी को समाप्त किसने किया था, तो ये हो जाएगा बलवन। बलवन ने समाप्त किया था और लौह और रक्त की नीति अपनाया। और इसने जो शासन किया था दोस्तों बहुत ही मतलब कड़ा रुख अपना करके किया था। सजदा और पाबोस इसने लागू किया था। क्या? सिजदा। सिजदा जानते हैं क्या होता है दोस्तों, कि जो राजा है ये बोलता है कि राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिबिंब है। हाँ, तो राजा को राजा मत मानो, राजा को ईश्वर मानो और उसके पैर को चूमो। हाँ, मतलब ऐसे, मतलब घुटनों के बल पर लेट करके ऐसे, और राजा के चरणों में ऐसे प्रणाम करो। और दूसरा पाबोस, पाबोस मतलब राजा के चरणों को चूमो, चूमा जाता, चूमा लो, ऐसा इसने ईरानी परंपरा शुरू की थी दोस्तों, सजदा और पाबोस। और इसने और एक सभ्यता थी, हाँ, ईरानी सभ्यता, जो नौरोज हो, नौरोज, हाँ, नौरोज भी इसने स्टार्ट किया था। ईरानी एक त्यौहार नाम था नौरोज, उसको इसने स्टार्ट किया था। तो ये इससे इतना सारा क्वेश्चन बनता है। और ये लौह और रक्त की नीति का पालन किया, ठीक है। बहुत ही कठोर शासक था ये। इसके बारे में जब ये 40 सरदारों का जो जट्ठा था इसको इसने समाप्त किया दोस्तों, तो समाप्त करने के बाद इसने इसके जगह पे कुछ तो रखा होगा, तो इसने दीवाने अर्ज, क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि दीवाने अर्ज की स्थापना की। और इस दीवाने अर्ज का था दोस्तों, तो ये सैनिक विभाग था। सैनिकों का जट्ठा एक बनाया, हाँ, और सैनिक विभाग बना दिया, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है दीवाने अर्ज, ठीक है दोस्तों। तो इसने स्थापना किया। तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान रहेगा कि जब 40 सरदारों का जट्ठा को समाप्त किया तो उसके बदले में इसने क्या स्टार्ट किया था, तो दीवाने अर्ज, सैनिक विभाग की स्थापना इसने कर दी थी। किसने? बलवन ने। ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए
अच्छा, उस टाइम में जब मोहम्मद गजनवी आया था दोस्तों, ये थी मैं क्या बोलते हैं, जो भारत में मोहम्मद गजनी आया था, उसके साथ में एक बहुत बड़ा चेहरा भारत में आया था, उसका नाम था अलबरूनी। ये बहुत बड़ा लेखक था दोस्तों। आज देखिए हम लोग जितना भी इतिहास पढ़ते हैं दोस्तों उस समय के दिल्ली सल्तनत के बारे में, तो इसी का एक किताब है, उसका नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, इसी से आज इतिहास पढ़ा जाता है दोस्तों। जो अलबरूनी ने लिखा है, हाँ, उसी बात को यहाँ पे इतिहास में पढ़ाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा इतिहासकार था अलबरूनी। तो इससे क्वेश्चन पूछता था, तो क्वेश्चन पूछता था कि अलबरूनी किसके समय में भारत आया था, तो मोहम्मद गजनवी के समय में, ठीक है दोस्तों। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, मोहम्मद गजनवी के समय में। और उसी का एक किताब है किताब उल हिंद। हिंद के बारे में उसने उस समय के जो जितना भी वृतांत हुआ था वो इसने लिख करके रखा था, वही आज इतिहास के में पढ़ाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये हो गया आप लोगों को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है कि दिल्ली सल्तनत की, अच्छा, दिल्ली सल्तनत जो चल रहा था इसका भाषा कौन था, किस भाषा में शासन किया जा रहा था। तो इनकी जो भाषा थी दोस्तों ये फारसी थी। ये देखिए बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया, आरएस में पूछा गया है, हाँ, 94-95 में, एसएससी में पूछा, मतलब इतना ही नहीं, बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, तो ये फारसी में लोग बात करते थे दरबार में, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आगरा शहर का पूछ देता है कि आगरा शहर का संस्थापक कौन था दोस्तों। तो आगरा शहर किसने बसाई थी, तो ये सिकंदर लोदी था। इसके बारे में लोदी वंश में भी सारा चीज़ बताएंगे दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, एनडीए में पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है, एसएससी में, यूपीएससी में, 2012-11 में सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी। मैंने बताया था कि ये किसके बारे में पूछ रहा है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, अपने ससुर की हत्या कर दी थी। और अलाउद्दीन खिलजी पर एक पिक्चर भी बना है, आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी जो रानी पद्मावती के बारे में जो फिल्म आया था दोस्तों, पद्मावत, तो वो आप लोगों ने फिल्म देखा होगा। उसमें इस बात का जिक्र है कि अलाउद्दीन खिलजी से एक और क्वेश्चन पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो मेवाड़ के शासक थे वो कौन थे, तो राजा रतन सिंह। कौन थे, राजा रतन सिंह। इसी की पत्नी का नाम था रानी पद्मावती, राजा रतन सिंह। तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछता है कि इसके शासनकाल में वहाँ का मेवाड़ का शासक कौन था, तो राजा रतन सिंह, और इसकी पत्नी का नाम था पद्मावती, ठीक है दोस्तों। चलिए ये आप लोगों को क्वेश्चन हो गया। चलिए थैंक यू दोस्तों।